हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट को जारी रखते हुए आज घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। सो कंटिन्यूइंग विद द स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट, दैट इज सेकेंड यूनिट, वी आर कंटिन्यूइंग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी for BSc third year students, and in that process we are now discussing rotational spectroscopy. तो इसके लिए शर्त बता देते हैं, कंडीशंस बता देते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। यह स्पेक्ट्रम केवल वे अणु ही प्रदर्शित करते हैं जिनमें स्थायी रूप से द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। दिस स्पेक्ट्रम, दैट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इज गिवन बाय ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, HCl, HF, NO, ये जो चार अणु बताए हैं, ये दे आर पोलर मॉलिक्यूल, दे पोजेस ए डेफिनेट डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। जबकि N2O2 Cl2 इनमें कोई डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते। तो पहले इसके बारे में हम दृढ़ घूर्णक, दैट इज रिजिड रोटेटर बताते हैं। रिजिड रोटेटर की परिभाषा: वे अणु जिनमें घूर्णन के समय अंतर्नाभिकीय दूरी अपरिवर्तित रहे दृढ़ घूर्णक कहलाते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन विच द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रोटेशन आर कॉल्ड रिजिड रोटेटर्स। देखिए, इसमें दिखा रखा है कि दो एटम जिसको M1, जिनके भार M1 और M2 से डिनोट कर रखे हैं, उनको यदि उनके सेंटर ग्रेविटी के विद रेस्पेक्ट टू घुमाया जाता है, R0 उनके बीच के दूरी है, उनके सेंटर के बीच की दूरी। तो यदि इनको घुमाया जाता है, इनकी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अर्थात अंतर्नाभिकीय दूरी चेंज नहीं होती है, तभी ये दृढ़ घूर्णक कहलाते हैं, अन्यथा ये दृढ़ घूर्णक नहीं होते। सो हालांकि आप आगे पढ़ोगे कि कोई भी रोटेटर पूरी तरह से दृढ़ घूर्णक नहीं होता, क्योंकि जब तेज़ी से घुमाओगे तो उनके बीच की दूरियां भी चेंज हो जाती हैं, इनफैक्ट बढ़ जाती है। एनीवे, अभी हम दृढ़ घूर्णक का ही डिस्कशन करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, किसी दृढ़ घूर्णक की घूर्णन ऊर्जा को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, द रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए रिजिड रोटेटर कैन बी रिटन एज, उसको EJ से लिखा गया है। यहाँ पे J इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो इक्वेशन 1 से लिख रखा है h²/8π² I × J+1। यहाँ पे J घूर्णन क्वांटम अंक है, जिसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो सकता है। और I जड़त्वाघूर्ण है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू M1 M2 डिवाइड बाई M1 + M2 R0² होती है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे इस बात को। और इसको M1 M2 डिवाइड बाई M1 + M2 को हम म्यू से डिनोट कर सकते हैं, वेयर म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास या समानीत द्रव्यमान। तो I की वैल्यू म्यू R0² हो जाएगी, जो कि I इक्वेशन 1 में आपको दिख रहा है। उसमें I की वैल्यू म्यू R0² और म्यू की वैल्यू आपको बता रखा है M1 M2 डिवाइड बाई M1 + M2। ओके, तो इफ़ यू अगेन कम बैक टू इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को यदि हम इसमें SC से डिवाइड कर देते हैं, SC से डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स में हो जाएगी। EJ इज इक्वल टू h²/8π² IHC और इंटू J+1। ये गलत है, पहले ठीक था सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन बाद में इसको काट करके उल्टा गलत लिख दिया है। ये SC से डिवाइड करने पर इस यूनिट को सेंटीमीटर इनवर्स में, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, इनफैक्ट क्लियर कर लीजिए, दिस इज़ नॉट जूल, दिस इज़ सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ पर ये ज़रूर है कि H की वैल्यू और C की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए।
ज़्यादातर जो वेव नंबर है वो सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, इसलिए ये हमने यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स में ही होगा। ये क्यों एच सी फैक्टर आया है? आप जानते हो कि एनर्जी जो है वो एच सी इंटू न्यू बार होती है, अर्थात न्यू बार इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एच सी। तो जो एनर्जी इक्वेशन 1 में सी जी एस या एस आई यूनिट में लिखी गई थी उसको एच सी से डिवाइड कर दिया है, तो वो वेव नंबर यूनिट में आ गई है। तो उसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक एच रह जाएगा ऊपर, तो एच अपॉन 8 पाई² आई इंटू सी और जे इंटू जे प्लस 1, और ये सेंटीमीटर इनवर्स में हो गई। ये इक्वेशन 2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आगे चल के वही चलता रहेगा। तो अब इसमें जो एच अपॉन 8 पाई² आई सी है ये वाला, इसको मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, और ये वैल्यू जो है, सॉरी ये इसमें जेड नहीं है, जे नहीं है, ये वैल्यू, इसको ये कांस्टेंट से डिनोट करते हैं जिसको बी से लिखा जाता है। तो इसको बी से डिनोट कर दिया तो ई जे की वैल्यू बी इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। यहाँ पर जो बी है जिसको हमने एच अपॉन 8 पाई² आई सी लिखा है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट या घूर्णन स्थिरांक। तो इसमें थोड़ा यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेंटीमीटर इनवर्स है तो एच की वैल्यू भी सेंटीमीटर वाली या अर्ग वाली होगी, और आई जो है वो ग्राम वाला होगा, और सी सेंटीमीटर वाला होगा। एनीवे, तो दृढ़ घूर्णक के लिए वर्ण नियम मतलब सिलेक्शन रूल फॉर रिजिड रोटेटर, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये इसका वर्ण नियम है। पहले हम बता चुके हैं कि कोई भी ट्रांजिशन होगा एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं जिनको हम सिलेक्शन रूल बोलते हैं। तो डेल्टा जे यहाँ पर क्वांटम नंबर है, उसको प्लस माइनस 1 लिखने का अर्थ यह है कि प्लस 1 तब होगा जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और माइनस 1 तब होगा जब एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। अब डेल्टा ई में हम इंटरेस्टेड हैं। डेल्टा ई का मतलब है ऊर्जा का अंतर। वो अंतर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा समझना जरूर पड़ेगा आपको। वो अंतर कैसे होगा, जे प्लस 1 एनर्जी का लेवल और जे एथ एनर्जी लेवल, क्योंकि आपका जो मालिक्यूल है वो जे लेवल से जे प्लस 1 लेवल तक ही जा सकता है। तो इन दोनों का अंतर आपको एनर्जी का अंतर होगा, और वही एनर्जी का अंतर रेडिएशन से आएगा। यही तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत है। सो डेल्टा ई बिकम्स जे प्लस 1 की ऊर्जा तो ये हो जाएगी बी, जहाँ जे है वहाँ जे प्लस 1 करेंगे तो जे प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1। ये ई जे की वैल्यू है, ये ई जे की वैल्यू है, ये जे प्लस 1 की वैल्यू है। जहाँ जे है वहाँ जे प्लस 1, जहाँ जे प्लस 1 है वहाँ जे प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका डेल्टा ई बराबर है बी जे प्लस 1 इंटू जे प्लस 2 माइनस जे, तो जे कैंसिल होकर के 2b इंटू जे प्लस 1 हो जाएगा। ये ऊर्जा का अंतर है भाई, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट रोटेशनल लेवल्स हो गया। क्योंकि एडजेसेंट इसलिए क्योंकि प्लस माइनस 1 ही अलाउड है। तो अब ज़रा देखिए, इसको यहाँ पे समझा रखा है, यदि जे की वैल्यू 0 है तो डेल्टा ई बराबर है 2b होगा, और j बराबर 1 है तो ये 4b होगा, और 2 है तो 6b हो जाएगा। तो ये अंतर आपका इस तरह से मिलेगा 2b 4b। तो इसलिए देखिए यहाँ पर यह है कि यदि हम एनर्जी लेवल की बात करें तो ई जे तो एनर्जी लेवल है, 0 में 0 है, 1 में 2b है, और 2 में आपका 6b है। ये तो यहाँ से आ जाएगा, इक्वेशन 3 से आ जाएगा ये जो ई जे की वैल्यू। और जहाँ तक इसका अंतर है 0 से 1 का 2b होगा, तो 1 से 2 का 4b रहेगा, क्योंकि 6b और 2b में अंतर 4b है, और 2 से 3 का अंतर जो है वो 12 और 6 अर्थात 6b रहेगा। तो स्पेक्ट्रम की लाइन इस तरह से मिलेंगी, पहली 2b पर मिलेगी, और नेक्स्ट जो है टोटल 4b का मतलब है नेक्स्ट 2b पे ये मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है कि एनर्जी लेवल का जो अंतर है वो तो बढ़ता जाता है, लेकिन उनके बीच में जो अंतर है, ठीक है ना, वो
भी बढ़ता है, दो टू बी से बढ़ता है। तो पहली लाइन यदि टू बी पे मिली थी, क्यों, 0 से 1 का एनर्जी अंतर टू बी था। जो दूसरी लाइन है जे बराबर 1 से जे बराबर 2 पर, वो 4 बी पर मिलेगी आपको, क्योंकि अंतर 6 बी और 2 बी का 4 बी है। तो 4 बी की को यहाँ पे स्पेक्ट्रम से देखेंगे तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि 2B तो यहीं तक आ गया और 2B और आगे ट्रेवल करना है, तभी तो 4B आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड लाइन आपकी 6B टोटल पर मिल रही थी, तो 6B का मतलब क्या है, टोटल ओरिजिन से या अर्थात 0 से आपको कितना बढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक बढ़ना पड़ेगा। तो 6B और 4B का अंतर 2B तो आगे चलना है। तो इस तरह से रोटेशनल जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो उसमें जो लाइनें होंगी वो इक्वी डिस्टेंट होंगी। पहली लाइन 2B पर मिलेगी, नेक्स्ट लाइन 4B पर मिलेगी, थर्ड लाइन 6B पर मिलेगी, और उनके बीच में ऑब्वियसली अंतर क्या रहेगा, 2B ही बना रहेगा। 6B फिर 8B फिर 10B इस तरह से मिलेंगे। अतः द्विपरमाणुक अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम विविक्त रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है, जिनके मध्य अंतर 2B के बराबर होता है। ओके, आई होप यू हैव फॉलोड दिस। अब घूर्णन स्पेक्ट्रम की तीव्रता, घूर्णन स्पेक्ट्रम की तीव्रता को किस तरह से हम करेंगे। नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई सबसे कम ऊर्जा लेवल में आपका अणु रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल में अंतर काफ़ी कम होता है। तो सभी अणु जे बराबर 0 में नहीं रहते, जे बराबर 1 2 3 वगैरह सब में भी रहते हैं। तो उसको डिस्कस करना है कि किसी स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता उस ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या व समभ्रंशता पर निर्भर करती है, जिस ऊर्जा स्तर से अणुओं का संक्रमण दूसरी ऊर्जा स्तर में होता है। द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ऑन द population of the molecules which are present in the energy level from which these molecules are undergoing transition to some other energy level, and it depends on the energy of the level and also on the degeneracy of the level। उसको इस तरह से समझ सकते हैं, बोल्ट्जमैन वितरण नियम के अनुसार, according to Boltzmann distribution law, Nj upon N0 is equal to 2J plus 1 और e की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन KT। ये Nj का मतलब jth एनर्जी लेवल में अणुओं की संख्या डिवाइड बाई ग्राउंड एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल की संख्या। ये 2J plus 1 डीजनरेसी है, समभ्रंशता है। समभ्रंशता आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ वेज इन विच दैट एनर्जी लेवल इज अवेलेबल टू अस। तो 2J plus 1 इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन KT। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम है। तो Nj को हम इस तरह से लिख दिया, N0 2J plus 1 ई की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन KT। अब डेल्टा ई को जो एक्सपोनेंशियल में उसको रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ B, लेकिन B क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स था तो उसको वापस अर्ग या जूल अर्थात एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो माइनस BHCJ plus 1 अपॉन KT ये हो जाएगा। तो ये आपका Nj के बराबर आ गया है, jth एनर्जी लेवल। अब आप चाहते हो कि भाई आप जानना चाहते हो कि उस लाइन, वो लाइन कौन सी है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैं यही बता रहा था कि 0 से 1 वाली लाइन की इंटेंसिटी सबसे अधिक नहीं होती। उसको मैक्सिमा के सिद्धांत के अनुसार जे मैक्स निकालने के लिए DNJ बाई DJ, इसको J के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। तो ये J मैक्स की वैल्यू ये आ जाती है √KT डिवाइड बाई 2HCB, इसका अंडर रूट लेना है आपको और -12। तो इस तरह से उस लाइन का वैल्यू मिल जाता है जिसका जो लाइन सबसे ज़्यादा इंटेंस है रोटेशनल स्पेक्ट्रम में। ये हमने ग्राफ से ही समझा रखा है। Nj वर्सेस J में शुरू में उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है धीरे धीरे, उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है और उसके बाद घटने लग जाती है। तो जहाँ पर सबसे अधिक
पॉपुलेशन मिलती है वो जे लेवल ये है, और वही सबसे ज़्यादा इंटेंस भी होगी। नेक्स्ट ये सिंपल है, समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोपिक इफेक्ट। आप जानते हो आइसोटोप का अर्थ क्या होता है? वो एटम जिनके परमाणु भार अलग हों उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। हालांकि एलिमेंट वही रहता है, एलिमेंट वही रहने का मतलब है एटॉमिक नंबर तो वही होंगे। एनीवे, इसका अर्थ ये है कि आइसोटोप का क्या प्रभाव रोटेशनल स्पेक्ट्रम पर पड़ता है। तो सिंपल है, यदि अणु में किसी परमाणु को उसके भारी समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो समानीत द्रव्यमान अर्थात म्यू का मान बढ़ जाता है। इसको समझाते हैं आपको। if an atom of a molecule is replaced by its heavier isotope, then its reduced mass of the molecule, that is mu, increases। तो जब म्यू बढ़ेगा तो आई का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आर तो फिक्स है, तो म्यू आर स्क्वायर है आई, तो आई ऑल्सो इंक्रीजेस। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हेयर, वो बढ़ जाता है, जिससे बी अर्थात घूर्णन स्थिरांक का मान कम हो जाएगा, क्योंकि बी का जो मान है उसमें आई डिनोमिनेटर में नीचे है, तो जब आई बढ़ेगा तो बी का मान कम हो जाएगा, और जब बी का मान कम होगा, जब बी की वैल्यू कम हो जाएगी तो आप देख सकते हो उसमें जो उनके बीच की जो दूरी है वो भी घटती जाएगी। बी का मान कम हो जाता है, इससे घूर्णन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो घट जाती है। तो यदि हाँ बिल्कुल, सो द सेपरेशन बिटवीन द स्पेक्ट्रम लाइंस ऑल्सो डिक्रीजेज बिकॉज बी हैज़ डिक्रीज्ड, और उनके बीच का जो दूरी है वो पहले बता चुके हैं, उसमें 2b इंटू जे प्लस 1 होती है, अंतर जो होता है। तो ये हमने डायग्राम से समझा रखा है कि पहला जो फिगर है वो HCl 35 क्लोरीन 35 के लिए है, और दूसरा HCl 37 के लिए है, दूसरी जो फिगर है। तो दूसरी फिगर में म्यू का मान बढ़ गया, आई का मान भी बढ़ गया, लेकिन बी की वैल्यू कम हो गई। बी की वैल्यू कम हो गई तो जो पहली लाइन तो लगभग वही मिलेगी आपको स्पेक्ट्रम में दोनों के में, लेकिन दूसरी लाइन से ही अंतर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये 2b है जो अंतर, तो इधर 2b है, तो ये इनके लाइनों के बीच में जो अंतर है वो कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। अदृढ़ घूर्णक, जैसे पहले बताया गया था, अदृढ़ घूर्णक वो होते हैं जो दृढ़ घूर्णक नहीं होते, मीन्स नॉन रिजिड रोटेटर इसको बोलते हैं। मीन्स द रोटेटर विच इज़ नॉट रिजिड, दैट इज ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल या रोटेटर द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज एंड दे चेंज ऑन द हायर साइड, इंक्रीज हो जाती है। अधिकांश बंध अदृढ़ घूर्णक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि घूर्णन करने पर अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ जाती है। जब किसी रोटेटर को आप तेज़ी से घुमाओगे तो उनके बीच जो एटम्स हैं उनके बीच की दूरी अक्सर बढ़ जाएगी अभिकेंद्रीय बल के कारण, क्योंकि बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी वजह से जो आपका रोटेटर है उनके एटम के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार अदृढ़ घूर्णक की घूर्णन ऊर्जा को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। सो द एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, और वो ई जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस 1, वो तो वही है। ये टर्म तो जो रिजिड रोटेटर की थी, और इसके लिए एक नई अलग टर्म और आ गई है, माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी जो दूसरी टर्म है वो एक्स्ट्रा है, मेरा मतलब है, और यहाँ डी जो है अभिकेंद्रीय स्थिरांक, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कोफिशिएंट है। और इसमें फिर इसी तरह से डेल्टा ई निकालेंगे तो वो ये इस प्रकार से बनेगा 2 इंटू जे प्लस 1 इंटू बी माइनस 2d जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। अर्थात जे का मान बढ़ने पर स्पेक्ट्रम रेखाओं के मध्य दूरी घटती जाती है। तो रिजिड रोटेटर में जो उन स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच की दूरी 2b ही बनी रहती थी, यहाँ पर वो 2b फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे d 0 नहीं है। यदि d 0 होता तो वो दृढ़ घूर्णक में कन्वर्ट हो जाता, तो वो 2b इंटू जे प्लस 1 ही रह जाती। लेकिन क्योंकि d का मान कुछ ना कुछ है, तो इसलिए रेखाओं के बीच की दूरी वो 2b के बजाय उससे कम होगी। तो बस नेक्स्ट है IR या अवरक्त स्पेक्ट्रम।
और ये कंपन स्पेक्ट्रम के बारे इनको कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया गया था। चलो इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं, क्योंकि जनरल डिस्कशन में बताया था कि घूर्णन स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो आई थिंक वी शुड डू इट नेक्स्ट टाइम। आईआर को बाद में करें तो ठीक रहेगा। अभी आप इसी को कर लीजिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रम को। ठीक है, ओके बाय।